नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि दीपावली के बाद हम सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की जो गणित विषय है उसके अधिकांश टॉपिक या जितना मेरे से हो पाएगा उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपके लिए पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वो है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, जो कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल के अलजेब्रा के पोर्शन का एक टॉपिक है, द्विपद प्रमेय। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 2013 में भी पूछा गया है, 2015 में भी प्रश्न पूछा गया है और आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब तक बोर्ड की सुविधा हो पाती है तब तक हम इस प्रकार नोट्स के फॉर्म में बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो जब तक पूरा टॉपिक होता है उसके बाद हम टारगेट विद एमएस नाम के एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम पूरा वीडियो और की PDF और वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे। और वहाँ पे अगर जब तक पूरा टॉपिक होता है उसके बाद आपको पूरी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं द्विपद प्रमेय की, बाइनोमियल थ्योरम की। द्विपद प्रमेय क्या है? देखो, बाइनोमियल थ्योरम मैं आपके लिए पहले सामान्य परिचय बता देता हूँ। द्विपद प्रमेय में आप एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी जिसमें 2 पद हो, वो एक थ्योरम चलती है। आप देखना पहले, a + b की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी की पावर भी 0 हो उसका मतलब क्या होता है? 1। लेकिन a + b ≠ 0, a + b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a + b की पावर 0 का मान 1 होता है, लेकिन a + b का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 की पावर 0 का मतलब अनिर्धारी होता है। इस वजह से a + b की पावर 1 होगी। अगर a + b की पावर 1 की बात करें तो इसका मान होता है a + b। अगर बात करें a + b का होल स्क्वायर, a + b के स्क्वायर की बात करें तो a² + 2ab + b स्क्वायर, ये सर्व समीकरण आपने बहुत बार पढ़ी होगी। इसके बाद हम बात करें a + b के क्यूब की तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी प्रकार a + b की पावर 4 की बात करें तो a की पावर 4 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b की पावर 4। अब आप इसमें एक पैटर्न देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे पावर बढ़ती है, पहले आप एक बात का ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे पावर 2 है, अगर यहाँ पर पावर 2 है तो इसमें 3 पद होंगे। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो इसमें 4 पद होंगे। अगर इसकी पावर 4 है तो इसमें पद कितने होंगे? 5। मतलब जितनी भी घात है, जितना भी घातांक है उससे n+1 पद होंगे। अगर n घात है तो n+1 पद होंगे इसमें। ये इस घात का प्रसार है। a + b का होल स्क्वायर का हम प्रसार करें तो a² + 2ab + b² आता है, तो इसका प्रसार है। और द्विपद प्रमेय भी यही है। किसी भी, अगर मान लो ये तो 3 तक आपको याद है, 4 ने आपने पढ़ी होगी, या कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने 4 तक नहीं पढ़ी, 3 तक ही पढ़ी है। क्योंकि हम अलजेब्रा में अगर सामान्य बात करें तो 3 तक हमारे यूज में आता है। लेकिन मान लो a + b की पावर पूछ ले 8, तो हम इसका प्रसार कैसे करेंगे? पूछ ले a + b की पावर 8 का 8वां पद क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? पूछ ले a + b की पावर 16 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब इसको पूछ सकता हूँ a + b की पावर 4 का मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो ये मध्य पद होगा। a + b का होल स्क्वायर का मध्य पद 2ab होगा। तो इस प्रकार मध्य पद कैसे निकालें? कौन सा 8वां पद, 5वां पद, 7वां पद, कोई सा भी पद, अंतिम पद कैसे निकालें? इसके लिए ये प्रसार आपको आना जरूरी है। अब हम प्रसार सभी तो लिख नहीं सकते। मान लो n जितने पद होंगे, मान लो अनंत पद है तो अनंत में 1 जोड़ दो, अनंत +1 प्रसार में पद होंगे। तो इतना बड़ा पद हम नहीं बना सकते ना। इस वजह से द्विपद प्रमेय जो प्रसार है वो उसकी फॉर्म की शुरुआत हुई। तो आप पहली बात एक ये नोट कर रहे होंगे कि इसमें जितनी घात है उससे एक ज़्यादा पद है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पद है, इसमें a की पावर 4 है, इसमें देखो a की पावर 3, b की पावर 1, इसमें a की पावर 2, b की पावर 2, इसमें a की पावर 1, b की पावर 3। इसका मतलब जो प्रथम राशि है उसकी पावर कम हो रही है धीरे धीरे।
ए के फॉर्म में, मतलब एक के क्रम से कम हो रही है, मतलब 1 की पावर 4, फिर 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 0। अगर बात करें बी की द्वितीय राशि की, जो बी है उसकी पावर देखो यहाँ पे 0 थी, बी की पावर 0 मैंने दर्शाई नहीं है, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4। इसका मतलब बी की पावर बढ़ रही है और 1 की पावर घट रही है, बी की पावर बढ़ रही है और 1 की पावर घट रही है, ये आपने नोटिस किया। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ पे घात है 1 की पावर 4 है, यहाँ भी देखो घातांकों का योग देखो, टोटल घात देखो 1 की पावर 3 और बी की पावर 1, कितनी घात होगी 4, 1 की पावर 2, बी की पावर 2, 4 घात, 1 की पावर 1, बी की पावर 3, 4 घात, बी की पावर 4, 4 घात, मतलब सभी जगह घातों का योग समान है। ये भी आप देख पा रहे हैं, आपने 3 पैटर्न देख लिए, एक की घातें कम हो रही है, बी की घातें बढ़ रही है, घातों का योग समान रह रहा है, और इसके अलावा जितनी घात है उससे एक अधिक पद है, ये आपने नोटिस किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो द्विपद प्रमेय है वो क्या है, तो ये है द्विपद प्रमेय आपकी। द्विपद प्रमेय क्या कहती है कि अगर अक्ष, एक ही जगह मैं अक्ष ले रहा हूँ कि आपको परिवर्तन थोड़ा सा ए और बी में कन्फ्यूज हो रहा हो तो अक्ष प्लस ए ले सकते हैं। मान लो ये अक्ष है और ये ए है, इसकी पावर हम एन कर रहे हैं, अक्ष प्लस ए की पावर एन, तो इसका जो प्रसार होगा वो होगा एन सी 0, अक्ष की पावर एन, ए की पावर 0। देखो ये एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी आर, एन सी एन, ये क्या है, तो ये इसके गुणांक है, जो आप गुणांक यहाँ देख पा रहे हैं। देखो 1 की पावर 4 का गुणांक 1 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 4, यहाँ 1। आपने यहाँ देखा होगा, इसके गुणांक की बात करें तो पहले में देखो 1 की पावर 0 का मान 1 है, ए प्लस बी की पावर 1 का मान 1 एक गुणांक है। यहाँ देखो 1 2 1, यहाँ पे 1 3 3 एक गुणांक चल रहा है। फिर आगे बात करोगे तो 1 4 6 4 1, मतलब इस प्रकार इनके गुणांक चल रहे हैं। तो ये एन सी 0 वाला है वो सिस्टम, मैं आगे समझाऊंगा आपको। जो क्रमचय की पोर्ट होती है, जो क्रमचय होता है, आपने क्रमचय और संचय पढ़ा होगा उस चैप्टर से, ये NC1 संचय है। तो NC0, NC1, NC2, NCR, NCN, ये तो क्या चल रहा है, गुणांक चल रहे हैं। अब आप देखिए अक्ष की पावर देखो धीरे धीरे कम हो रही है, अक्ष की पावर n थी, अक्ष की पावर n-1 होगी, अक्ष की पावर n-2 होगी। ये अगर r पद आ रहा है तो अक्ष की पावर n-r होगी, और अगर n पद अंतिम पद है तो n-n बराबर अक्ष की पावर क्या होगी, 0 होगी। अगर 1 की पावर की बात करें तो यहाँ 1 की पावर 0 थी, 1 की पावर 1 होगी, 1 की पावर 2, 1 की पावर अगर आरवी फॉर्म में बात करें तो 1 की पावर r होगी, और अंतिम में 1 की पावर n होगी। मतलब 1 की पावर तो बढ़ रही है और अक्ष की पावर है वो घट रही है। तो ये है द्विपद प्रमेय, ये आपको ध्यान रखनी है। अक्ष प्लस 1 की पावर n का जो प्रसार होगा वो NC0 n प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCR प्लस NCN। ये NCR मैंने इस प्रकार लिखा है कि अगर कोई भी पद है, जैसे 5वां 7वां 8वां कोई भी पद है तो वो ये पद होगा, और अंतिम पद होगा इस प्रकार। ये अब देखो NCR का आपको मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा परमुटेशन ऑन कॉम्बिनेशन, जो संचय होता है, कॉम्बिनेशन मतलब n वस्तुओं में से किसी r वस्तुओं का चयन करना है तो उसको NCR से दर्शाते हैं। जैसे 5C2 मतलब 5 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का चयन आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको 5C2 बोलते हैं। 18 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का आपको चयन करना हो तो आप NC18C11 लिखेंगे, जिससे आप 11 खिलाड़ी किस प्रकार चयन कर सकते हैं। इस प्रकार एक चयन के लिए आपके लिए वो चैप्टर भी है क्रमचय एंड संचय, उसमें आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपके रिलेट होने से काफ़ी अच्छा समझ आ पाएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। जो NCR होता है, जैसा सभी पढ़ के आए हैं, इसी ग्रेजुएशन करके आए हैं सभी, तो NCR होता है उसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ये होती है NCR की वैल्यू, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है। फैक्टोरियल NCR की वैल्यू होती है NCR फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 5C
टू है। कितना लिखा हुआ है 5C2। अगर इसकी आपको वैल्यू निकालनी है तो फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल आर का मान हो गया 2। अब ऊपर फैक्टोरियल 5 है, ऊपर नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 है। इस प्रकार अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल जो 5 है उसका मतलब होता है 5 से गुणा करना शुरू करो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जहाँ से फैक्टोरियल है वहाँ से शुरू करो और 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये फैक्टोरियल 5 का वैल्यू है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है, तो फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 की वैल्यू 2 गुणा 1, इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आप जैसे 5C2 निकालना है तो आप फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टा 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, तो ये 3 गुणा 2 गुणा 1 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 से 2 गया, 5 दूनी 10, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 10। लेकिन आपको ऐसे वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सीधी वैल्यू निकालनी है। और आपको मैं जहाँ तक बता रहा हूँ सेकंड ग्रेड में टाइमिंग मैनेजमेंट का खेल है, और टाइमिंग मैनेज के लिए आपको ट्रिक भी आनी चाहिए और आपको शॉर्ट फॉर्म भी आनी चाहिए। तो आपको अगर 5C2 की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर कितने 5 है और नीचे कितने हैं 2, तो नीचे जितनी है उसको ऐसे लिख लो 1 गुणा 2, 2 है 2 लिख दो, 3 है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 लिख दो, 4 है तो 1 गुणा 3 गुणा 4। अब नीचे 2 टर्म है तो ऊपर 5 को घटते हुए क्रम में लिखो, 5 गुणा 4, 2 ही फॉर्म में लिखना है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 नहीं लिखना, केवल 5 गुणा 4 लिखना है, क्योंकि आपको नीचे 2 है 1 गुणा 2 लिखना है तो ऊपर 5 गुणा 4 लिखना है, ऊपर घटते हुए नीचे बढ़ते हुए। जैसे 7C3 है तो ऊपर तो आपको लिखना है 7 गुणा 6 गुणा 5, नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो 2 का 2 बार, 5 गुणा 2 10, 6 35, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करते समय। तो NCR ये आपको हो गया। अब NC0 की वैल्यू कितनी होती है, तो NC0 की वैल्यू होती है 1। कैसे, देखिए NC0 ऊपर आ गया फैक्टोरियल n, नीचे n माइनस 0 फैक्टोरियल n और 0 की 0। अब किसी भी फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, तो n से n कैंसिल, 1 का भाग गया, एक बार आंसर आया 1। इसी प्रकार NCN की बात करें, NCN की बात करें तो ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे n माइनस n 0 और फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, n से n कैंसिल, 0 का फैक्टोरियल का मान 1 और आंसर आया 1, तो NCN का मान भी क्या होगा 1। बात करें NC1 की, NC1 की बात करें तो ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, 1 की वैल्यू फैक्टोरियल a की वैल्यू भी 1 होगी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन ऊपर फैक्टोरियल n है, नीचे एक फैक्टोरियल n माइनस 1 है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अब फैक्टोरियल n मैंने बताया था आपको फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, जिस प्रकार फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है उसी प्रकार फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है। फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है n कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक n माइनस 2 कोष्टक n माइनस 3 डैश 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 लास्ट में 3 2 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब n से शुरू करें, n का मतलब अपन पता नहीं है कि 50वां पद है 100वां पद है, तो n से शुरू करें तो 100 से शुरू करना है, तो 100 से 1 तक लाना है गुणा की फॉर्म में। यहाँ देखो n का मान मान लो 100 है तो 100 99 98 97 लास्ट में अंत में 3 2 1 अंत तक आएगा। इस प्रकार फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप वापस एक बार NC1 तो फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस 1, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल n है तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं n और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब n को आपने बाहर कर दिया और बच्चा क्या n माइनस 1 का फैक्टोरियल बच गया। आगे वैसे n माइनस 1 को बाहर कर दो तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल बच गया, और नीचे क्या आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 के फैक्टोरियल से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आया n। तो NC1 की वैल्यू क्या होती है n। आपको ये 3 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, बाकी आपको मैंने वैल्यू निकालने बता दी है तो आप उस प्रकार वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये आपको इसको आपको ध्यान से रखना है, लिख लेना है। अगर आप नोटबुक साथ में लेकर बैठे हैं तो आप नोटबुक को ध्यान से इसको लिख ले, x प्लस 1 की पावर n। तो देखो NC0 का मान क्या होगा 1,
x की पावर n। इसका मतलब कोई भी समीकरण हो उसमें जो अक्स है उसकी सीधी घात होगी, तो इसका मान तो 1 है और इसका मान भी 1 है, ये सीधी घात होगी। यहाँ पे जो गुणांक है वो 1 होगा और इसमें भी गुणांक क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे जो द्वितीय राशि है उसकी घात होगी अधिकतम। फिर धीरे धीरे देखो NC1, NC2, NCR, इस प्रकार इसका प्रसार होगा। इसका एक प्रश्न भी पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ लेते हैं x प्लस ए की पावर n के प्रसार की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो x के पावर n, x प्लस ए की पावर n के प्रसार की जो विशेषताएं हैं, जो मैंने बताई आपको कि प्रसार में जो पदों की कुल संख्या है वो घातांक से 1 अधिक होती है। मतलब n घातांक है तो n प्लस 1 संख्या होगी। अगर r घातांक है तो उसमें पदों की संख्या क्या होगी, r प्लस 1। अगर घात 3 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 4। अगर घात 4 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 5। दूसरी बात है कि प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम अक्ष की घातें एक के क्रम से घट रही है। मतलब जो अक्ष पहला राशि है, जो प्रथम राशि है, उसकी घातें एक के क्रम से घट रही है, जबकि द्वितीय राशि की घातें हैं वो एक के क्रम से बढ़ रही है। प्रसार के प्रत्येक पद में अक्ष तथा एक की घातों का योग समान है और x प्लस एक की घात के बराबर है। मतलब प्रसार का जो प्रत्येक पद है उसमें x और एक की घातों का जो योग है वो हर जगह क्या समान रह रहा है, और जो कितना है, जो x प्लस एक की घात है, जैसे x प्लस एक की घात n है तो हर जगह क्या होगी, जो घातों का योग करेंगे वो n ही आएगा। ये आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि x प्लस एक की पावर n के प्रसार के अंत में तथा प्रारंभ से समान दूरी पर स्थित पदों के गुणांक समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप इधर से देखिए, मेरी बात देखिए। आपने अभी पीछे आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, यह आपने पढ़ा है, देखो यहाँ देखो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 4, 6, 4, 1। मतलब अंत से और प्रारंभ से दोनों से बात करें तो देखो गुणांक देखो समान आ रहे हैं। इधर देख लो, इसका 1, इसका 1, इसका 3, इसका 3। मतलब पीछे से शुरू करें तो इधर से 1, 4, 4 है तो इधर से भी 1, 4 और 6 आएगा। इस प्रकार यह आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप पढ़ेंगे संचय की जो विशेषताएं हैं या संचय के जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो NCR है वो NCn-r के बराबर होता है। NCR है वो NCn-r के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5C2 कर रहे हैं तो आप 5C2 की जगह 5C3 कर सकते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप 8C7 कर रहे हैं, 8C7 की वैल्यू निकाला है तो आपको मैंने बताई थी कि ऊपर 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा ऐसे लिखो और नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 तक लिख दो। ऊपर भी 7 संख्या, नीचे भी 7 संख्या। लेकिन इतना बड़ा अगर हम करेंगे तो वापस टाइम लगने की संभावना है, तो आप इसको सोल्ट कर लो। 8C7 है उसको आप लिख लो 8C1, क्योंकि 8 और जो 7 का अंतर है उसके बराबर लिख सकते हैं। जैसे 5C2 है तो 5 और 2 का अंतर क्या है, 3, तो आप यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। इनका वैल्यू समान आएगी। देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ, वैल्यू समान आएगी। कैसे आएगी, यहाँ ऊपर फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 बराबर, इधर देखो फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 कितना हो गए, 5 माइनस 3 कितने हो गए, 2। यहाँ भी 3 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 3 2 आ रहे हैं, ऊपर 5 ऊपर 5, दोनों की वैल्यू समान आएगी क्योंकि एक माइनस हो रहा है वापस। इस वजह से आप इस वैल्यू को फैक्टोरियल NCR को फैक्टोरियल n-r की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम इस कंसेप्ट पर आधारित एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है 2x प्लस 1/x की पावर 4 x नॉट बिलोंग टू 0 का प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब x की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, सॉरी x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका प्रसार ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में प्रसार वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते और हो सकता है पूछा भी जा सकता है। 4 ऑप्शन में जो अंतिम मान आ रहा है, तो वैल्यू आ रही है, प्रसार पूछा भी जा सकता है, लेकिन इससे आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं उन पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिए। तो हम द्विपद परिमेय से इसका प्रसार करना आपको सॉरी। अब देखो 2x प्लस 1/x की होल पावर है 4, आपको प्रसार करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जो पावर है NC0, NC1, NC2, NC3, इस प्रकार चलना है। तो अब ये देखिए 4C0, 4C1,
4C2, सॉरी यहाँ 4C3 है और यहाँ 4C4 है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, 4C3 है और यहाँ 4C4 है। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। अब यहाँ पे देखो 2x की पावर 4, पहले 2x की पावर क्या ले रहे थे, n ले रहे थे, एक की पावर n, एक की पावर n-1, एक की पावर n-2, एक की पावर n-3, इस प्रकार से लेते। तो एक की पावर 4, 3, 2, 1, 0 और 1/x की पावर 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया इसका प्रसार। इसको सोल्व करोगे तो देखो 4C0 की वैल्यू कितनी होती है, 4, 2 की पावर 4, सॉरी 4C0 की वैल्यू 1, कितनी होगी 1, और 2 की पावर 4 16, 16 x की पावर 4, नीचे 1 की पावर x 1/x की पावर 0 का मान हो गया 1, तो ये होगी 16 x की पावर 4। यहाँ देखो 4C1 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 8, x की पावर 3 और नीचे x की पावर 1 है तो x की पावर 2, ये होगी 8 × 4 32x²। यहाँ पे देखो 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4C2 की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो 4 × 3, 1 × 2, 2 से 2 गया, 3 × 2 6, कितना हो गया 6, तो ये 6 हो गया। आगे 2 की पावर 4 2, x², नीचे x² से x² कैंसिल हो गया, x की पावर यहाँ नहीं बचेगी, यह x से स्वतंत्र पद है। आगे देखो 4C1 की वैल्यू 4, 2x की पावर 1 तो इसकी वैल्यू 2 और नीचे x की पावर 3 है, ऊपर x की पावर 1 है तो यहाँ बच गया x का स्क्वायर नीचे। और आगे देखो 4C0 की वैल्यू 1, 2x की पावर 0 की वैल्यू 1, 1/x की पावर 4 तो 1/x की पावर 4, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 16x की घात 4 प्लस 32x² प्लस 24 प्लस 8/x² प्लस 1/x की पावर 4, इसकी ये वैल्यू आएगी। तो अब आगे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 1.01 जो NCERT बुक्स चलती है आपके 11th और 12th में, ये प्रश्न वहाँ से उठाया गया है और मैं आपको NCERT बुक साथ में प्रश्न लगभग जितने भी प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है मेरे को अच्छे लग रहे हैं वो सभी आपके सिलेबस में या आपके जो नोट्स है उनमें सम्मिलित कर रहा हूँ। तो ये वहीं से प्रश्न उठाया गया है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 1.01 की पावर कितनी है, 10 लाख है और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। 1.01 की पावर 10 लाख संख्या कौन सी बड़ी है, तो देखो हम इसको 1.01 को देखो इसके आधारित जो प्रसार कर रहे हैं। अब इसमें मान लो आपको 98 की पावर 5 करनी है तो आप इसका भी प्रसार कर सकते हैं 100 - 2 की पावर 5 के हिसाब से। ये a हो गया और ये -2 क्या हो गया x, ध्यान रखना ये -2 x होगा, प्लस मैंने आपको जो प्रसार बताया वो a + x का होल स्क्वायर का बताया, सॉरी a + x की पावर n का बताया। तो आप यहाँ ध्यान रखना या प्लस लगा के या -2 रखो तो 100 - 2 के हिसाब से हम प्रसार कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी प्रसार कर सकते हैं। तो देखो 1.01 की पावर 10 लाख, इसको लिख सकते हैं 1 + 0.01 की पावर 10 लाख। अब 10 लाख C0 1 की पावर 10 लाख और 0.01 की पावर 0। आगे चलेंगे तो 10 लाख C1 1 की पावर 99,900 सॉरी 9,99,999 और 0.01 की पावर 1 प्लस आगे जैसे जैसे चलेंगे तो मैंने लिख दिया अन्य धनात्मक पद। अब आगे देखेंगे तो 10,000 C0 की वैल्यू क्या होगी 1, 1 की पावर 10 लाख 1, 0.01 की पावर 0 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। आगे 10 लाख C1 का वैल्यू होगी 10 लाख, 1 की पावर 9,99,999 की वैल्यू 1 और 0.01 की वैल्यू 0.01 अन्य धनात्मक पद। 1 प्लस 10 लाख को 0.01 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ रहा है प्लस अन्य धनात्मक पद, इसका मतलब 10,000 1 हो गया और अन्य धनात्मक पद भी है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 10,000 से बड़ी है। तो यही अपन को बताना था कि सिद्ध करना था कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें ये संख्या बड़ी है। ये हो गए आपके 2 प्रश्न। अब हम आगे आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम पढ़ेंगे जनरल टर्म क्या होती है, व्यापक पद क्या होता है, मिड टर्म मध्य पद कैसे निकालते हैं, इसके अलावा विशिष्ट श्रेणियाँ होती है, अगर n सम हो तो
मध्य पद कैसे निकालें, एन विषम हो तो मध्य पद कैसे निकालें, गुणांक कैसे निकालें, किसी भी पद का गुणांक कैसे निकालें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।